हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 11th फिजिक्स का। इससे पहले हमने टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम जैसी चीज़ें पढ़ी, जिसमें मेन जो कंक्लूजन था वो क्या निकल के आया कि हम जो है वो रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं। लीनियर मोशन में जिस चीज़ को आप फोर्स बोलते थे, रोटेशनल मोशन में उस चीज़ को हमने टॉर्क बोल दिया। लीनियर मोशन में जिसे आप लीनियर मोमेंटम बोलते थे, एंगुलर मोशन यानी कि रोटेशनल मोशन में हमने उसको एंगुलर मोमेंटम बोल दिया। ऐसे ही लीनियर मोशन में जिसे आप सिर्फ इनर्शिया बोलते थे, उसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले डिस्कस कर लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया आपने पढ़ा है, क्लास 9th में बताया जाता है, अपने ऊपर लगने वाली फोर्स को अपोज करना इनर्शिया कहलाता है। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप जिस बेंच पर आकर बैठते हो रोज क्लास में, उस बेंच पर कोई दूसरा बच्चा आके बैठ गया और आप उसको जबरदस्ती उठाना चाहते हैं, आप उसको पकड़ के खींच रहे हैं बेंच से, वो भी अपने अंदर से फोर्स लगा रहा है ना उठने के लिए। तो ये जो फोर्स वो लगा रहा है ताकि आप उसको ना खींच पाए, उस फोर्स को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब ये किस बात पे डिपेंड करती है? ये इनर्शिया डिपेंड करती है मास पे। अगर वो बहुत भारी होगा, मोटा तगड़ा होगा, यानी कि उसका मास ज्यादा होगा, तो आप उसको उठा नहीं पाओगे क्योंकि उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा है। अगर वो पतला सा होगा, मास कम होगा, तो वो कम इनर्शिया लगाएगा, आप उसको जल्दी से उठा दोगे। तो ये तो होता है इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? यही सेम जो चीज मैंने बोली, ये आ जाएगा रोटेशनल मोशन में, कि जब आपको कोई रोटेशनल उसमें घुमा रहा है और आप घूमना नहीं चाह रहे, तब जो आपके अंदर से फोर्स लग रही है उसको आप क्या बोल देते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, अपने ऊपर लगने वाले टॉर्क को, विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। देखो क्या मीनिंग हुआ। अब जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो फोर्स की जगह हमने बात की टॉर्क, क्योंकि टॉर्क लगेगा अगर आपको कोई गोल घुमाना चाह रहा है तो ये वो चीज है जो उस टॉर्क का अपोज करती है, जो किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, उसको उसकी स्टेट या उसके रोटेशनल मोशन को चेंज करने के लिए। सेम चीज जो हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इनर्शिया ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट करती है। रोटेशन में आने से खुद को रोकना, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला इसका, एम फॉर मास, आर फॉर रेडियस। ठीक है। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो बहुत सिंपल है आपके लिए, फॉर्मूले से आप एसआई यूनिट पता कर सकते हो। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मास की है किलोग्राम और रेडियस की होती है मीटर और उसका स्क्वायर आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछ ले तो वो भी बहुत इजी बन जाएगा फॉर्मूले की वजह से, मास टाइम्स 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये वेक्टर है या स्केलर है, उसका जो है एक नई चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। आपने अब तक दो पढ़ी हैं, एक वेक्टर एक स्केलर। टेंसर क्या है? टेंसर उनको बोलते हैं जिनकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू है। कैसे? देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप जिस मोटे बच्चे को अपनी सीट से उठाने की कोशिश कर रहे थे, आप उसका हाथ खींच रहे थे, वो नहीं उठ रहा था, लेकिन फिर आपने देखा भाई हाथ से तो ये उठेगा नहीं,
आपने उसकी गर्दन पकड़ ली और दबा दी, हाथ पकड़ के दबा रहे थे तो नहीं उठ रहा था, अब आपने डायरेक्शन दूसरी ले ली, आपने उसकी गर्दन पकड़ के दबा दी तो वो फट से खड़ा हो गया। अब देखो पहले भी वही बच्चा था और आप ही उठाने वाले थे, अब भी वही बच्चा है, आप ही उठाने वाले हो, आपने डायरेक्शन चेंज करी अपनी फोर्स लगाने की, तो रिजल्ट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। इसका मीनिंग है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यू शो करती है, अलग अलग डायरेक्शन में इसकी अलग अलग वैल्यूज हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली क्या रिप्रेजेंट करती है, कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई टायर है, देखो एग्जांपल हमें सारे ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें रोटेशनल मोशन हो। अगर कोई टायर है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हाई है, अगर ये लाइन लिखी हुई है अ टायर और अ व्हील हैविंग हाई वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा उसको टायर को स्टार्ट करने पे, अगर वो रेस्ट पे है, और अगर वो चल रहा है तो उसको रोकने के लिए, यानी कि उसकी स्टेट चेंज करने के लिए आपको एफर्ट उतना ज़्यादा ही। इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा एफर्ट, जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम एफर्ट। आगे बात समझ में? तो ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं नेक्स्ट, वो एक रिलेशन करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड MOI। ये जो MOI लिख देते हैं इसका मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको देख के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कोई एक्सिस है और ये मैंने कोई रिजिड बॉडी ले ली, ये इस डायरेक्शन में घूमेगी, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, डायरेक्शन जो है सिंपलीफाई कर देता हूं मैं आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज तो होती है ऐसे, ये घूम रही है ऐसे, इसका कोई लेना देना नहीं है कि मैंने इसको एंटी क्लॉक ही क्यों लिया है, आप क्लॉक भी ले सकते हो, तो कंफ्यूजन मत रखना कि ऐसे ही लेना है, कैसे भी ले लो, ठीक है। अब देखो रिजिड बॉडी है तो आपको बताया गया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि बड़े सारे इसके अंदर पार्टिकल होंगे। मैं कुछ पार्टिकल मान लेता हूं, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m1 है, जिसकी रेडियस एक्सिस से r1, एक पार्टिकल m2, रेडियस जो है वो r2, एक पार्टिकल m3, रेडियस जो है वो r3। ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो ये इस तरफ घूमेगा, ये भी ऐसे घूमेगा, लेकिन ये ऐसे घूमेगा। सारे एंटी क्लॉकवाइज है, देख लो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी सारे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत तो नहीं आता। मैंने 3 ही पार्टिकल माने, अब 5, 7, 10 जितने मानोगे उतना क्वेश्चन लेंथी होता चला जाएगा। 3 पार्टिकल मैंने माने, तो अब देखो नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। ये देखो काइनेटिक एनर्जी KE किसके इक्वल होती है, हाफ mv²। पहले पार्टिकल की क्या होगी, हाफ mv1 का स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, तीसरा पार्टिकल हाफ m3v3 का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल चीज है। कई बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ माइनस आना चाहिए था, किस लिए, वो ये कहते हैं जी तीसरा पार्टिकल तो इस तरफ है। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि 2 इस तरफ है तो पॉजिटिव है, ये इस तरफ है तो नेगेटिव है, हमें मतलब है डायरेक्शन से। डायरेक्शन तीनों एंटी क्लॉकवाइज में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो हमने ऊपर हेडिंग में लिखा रोटेशनल, लेकिन आपने तो लीनियर वेलोसिटी ली है, सिंपल v। रोटेशनल में तो v नहीं होती, रोटेशनल में तो होती है ओमेगा। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा देन v = r ओमेगा। ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो हम लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट कर दें, देख लीजिए
काइनेटिक एनर्जी हाफ m1, v1 होगा r1 ओमेगा का स्क्वायर। अब बच्चे यहां पूछते हैं r को तो जो आपने r1 लिखा, ओमेगा को फिर ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? देखो ओमेगा को क्यों नहीं लिखा, पूरी बॉडी जो है जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है तो अंदर वाले पार्टिकल की भी तो स्पीड वही होगी हमारे पास। अंदर वाले पार्टिकल अलग अलग थोड़ी ना एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए सबका ओमेगा ही रहेगा। अब हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर हाफ m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देते हैं, देखिए हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कॉमन देखिए हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तीनों में से हाफ सब में कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। अंदर रह गया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर। इधर है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ये है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट पार्टिकल की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड पार्टिकल की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस थर्ड पार्टिकल की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तीनों को ऐड करके मैं मान लेता हूं कि टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, कैपिटल I। इधर क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तो मैंने लिख दिया I ओमेगा स्क्वायर। ये है फाइनल रिजल्ट। रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, लेकिन आप इसको कंपेयर भी करके देख सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी सिंपल होती तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। अब देखो रोटेशन में लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी मास इनर्शिया, इनर्शिया भी तो मास ही है। तो देखो जस्ट सिंबल चेंज हुए हैं, जैसे आपने मोशन की इक्वेशंस में सिंबल चेंज किए थे लास्ट वीडियो में, वैसे ही सिंबल चेंज हुए हैं, बाकी फॉर्मूला अभी भी वही है, मीनिंग इन चीज़ों का अभी भी वही है, बस सिंबल चेंज हो गई है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन था किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। एक आर्टिकल और हम करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम करने जा रहे हैं, रेडियस ऑफ गायलेशन। हेडिंग जो है वो है देखो क्या है ये टॉपिक, पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक डायग्राम हमने बनाया था, डिफरेंट पार्टिकल थे, डिफरेंट रेडियस थी। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक ऐसा पॉइंट हम मानकर चलते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि पूरी बॉडी का मास उसी पॉइंट पर है, जिसे आपने सेंटर ऑफ मास का नाम दिया था। उस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। हर पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस था, अलग अलग रेडियस थी, r1 r2 r3। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। देखिए डायग्राम वही, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये हमने कोई रिजिड बॉडी मान ली, डिफरेंट, इसमें हमने सारे पार्टिकल सेम मास के मान लिए, m m m m, और यहां मान लिया कैपिटल M बोल लो या सेंटर ऑफ मास बोल लो, इसको कैपिटल M। इसकी रेडियस r1, इसकी r2, इसकी r3, इसकी r4, इसकी रेडियस को डिनोट करते हैं k से। k ये है हमारे पास, इसका जो सिंबल है वो k है। रेडियस ऑफ गायरेशन को k से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो इसका जो
एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। ये चीज, अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे वो देखिए। फॉर एनी बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेटिंग where if whole mass of body is supposed to be concentrated, then this radial distance is called the radius of gyration। तो देख लिया, अगर कोई बॉडी कैपेबल है किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करने की, तो ये पॉसिबल है कि हम रेडियल डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस पॉइंट का जहां होल मास ऑफ बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, और उस रेडियल डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो अब हम निकाल के दिखाएंगे उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए, पहले हम निकालते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके इक्वल, पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, सेकंड बॉडी का m2 r2 स्क्वायर, थर्ड बॉडी का m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कोई लास्ट बॉडी भी मान लो mn rn स्क्वायर मान लेते हैं। यहाँ पर ये बॉडी मान लो ये mn है और ये है rn। टोटल कर दिया हमने इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। देखिए मास सबका सेम है, तो सिंबल देने की बजाय हम सिर्फ m लिखेंगे। मास हमने सबका सेम दिया है यहाँ पर, तो m कॉमन ले लेते हैं, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर एंड सो ऑन rn स्क्वायर। छोटी सी कंस्ट्रक्शन, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, ये n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, ठीक है। मास ऑफ वन पार्टिकल, n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, देन इट इज इक्वल्स टू कैपिटल M, टोटल मास। इधर क्या है I, ये जो चीज लिखी हुई है r1 स्क्वायर, ये जो है ये कहलाएगा हमारे पास k स्क्वायर, ये है हमारे पास k स्क्वायर। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। देखियो हियर या वेयर k स्क्वायर किसके इक्वल है, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। देखो ये कहां से आया, सिंपल सी बात, आपने सेंटर ऑफ मास का टॉपिक किया, वहां आपको मैंने स्पेशल केस कराया कि अगर दो बॉडीज का मास सेम हो जाए तो सेंटर ऑफ मास आप निकालते थे, वो आया था आपके पास स्पेशल केस में r1 + r2/2। ये आपने स्पेशल केस कर रखा है सेंटर ऑफ मास का। अब अगर मैं बॉडी बढ़ाता चला जाऊं, 2 की जगह मैंने 10 बॉडी ले ली, तो ये फॉर्मूला किस चीज का, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। तो आप क्या करोगे, 10 बॉडी का डिस्टेंस को 10 से डिवाइड कर दोगे ऐड करके, तो ये क्या है, वही तो है। आप एवरेज ही तो ले रहे हो, सारे डिस्टेंसों को ऐड करके उसका एवरेज, सारे डिस्टेंसों को ऐड करके उसका एवरेज। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और k किसके इक्वल आ जाएगा, फिर k आ जाएगा ये, अगर ये k स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होगा, फिर ये k के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। तो एक नया ये भी हम बोल सकते हैं
कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसके इक्वल होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। रूट के अंदर मीन वैल्यू ले ली डिस्टेंस का स्क्वायर कर। मैथ में टर्म आपने पढ़ी हुई है आरएमएस टर्म, तो ये हमारे पास क्या लाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको याद रखना है रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो एक्सिस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है एक्सिस की और पोटेंशियल क्या है एक्सिस का। तीन मैं आपको स्पेशल केस बता देता हूँ, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तीन शेप में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या क्या होता है। अगर कोई आपको कहे कि एक बॉडी है जिसकी शेप जो है वो रिंग है, एक बॉडी रिंग की शेप में है, रिंग आपको पता है गोल शेप की होती है, और उसमें कहे कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ होगा, तो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन जो है कि वो रेडियस के इक्वल होता है। जितनी रेडियस होगी उतना ही उसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, ये याद रखना आपको। अगर कोई कहे बॉडी जो है वो डिस्क की फॉर्म में है, डिस्क आपने देखा है, डीवीडी सीडी देखी नहीं है आपने, उसको डिस्क बोलते हैं, तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगी आपकी वो इक्वल होगी r बाय रूट 2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको निकालना हो और डिस्क का रेडियस दे रखा हो तो आप निकाल सकते हो। तीसरा, अगर कोई यूनिफॉर्म रोड आपको बोल दे कि जो शेप है बॉडी की वो थिन यूनिफॉर्म रोड है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल होती है उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय 2√3। ये फॉर्मूला है अलग अलग शेप में रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में भी आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। रिंग के केस में रेडियस और गायरेशन दोनों सेम, डिस्क के केस में गायरेशन जो है रेडियस के डिवाइड बाय √2, और रोड के केस में गायरेशन जो है वो लेंथ डिवाइड बाय 2√3। तो ये आज हमारे पास आज का टॉपिक था। एक चीज और, रेडियस ऑफ गायरेशन जनरली देखो क्या है, डिस्टेंस है, तो इसलिए कोई आपसे अगर यूनिट पूछ ले तो रेडियस ऑफ गायरेशन की यूनिट मीटर ही होती है, मीटर में ही मेजर किया जाता है। और डायमेंशन फॉर्मूला भी फिर आपको पता होगा क्या होता है इसका, एल, सिंपल एल हो जाएगा। तो ये आपने अच्छे से आज जो है वो रिवाइज कर लेना है इनको।